चैप्टर 7 एक महिला का साहस। इस तरह ये यादगार समागम समाप्त हुआ। उस बातचीत ने मुझे बुखार में डाल दिया। मैं अपने चाचा के अध्ययन कक्ष से ऐसे बाहर आया जैसे मैं स्तब्ध हो गया था और जैसे हैम्बर्ग की सभी सड़कों पर मुझे फिर से ठीक करने के लिए पर्याप्त हवा नहीं थी। इसलिए मैं एल्बे के तट पर चला गया, जहां स्टीमर अपने यात्रियों को उतारता है, जो शहर और हैम्बर्ग रेलवे के बीच संचार का काम करता है। क्या मैं जो कुछ भी सुन रहा था उसकी सच्चाई के बारे में आश्वस्त था? क्या मैं प्रोफेसर लिडेनब्रोक के लौह नियम के आगे नहीं झुका था? क्या मुझे इस विशाल पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश करने के उनके इरादे पर पूरी ईमानदारी से विश्वास करना था? क्या मैं किसी पागल की पागल अटकलों को सुन रहा था या किसी महान प्रतिभा के वैज्ञानिक निष्कर्षों को? सत्य कहाँ रुक गया? त्रुटि कहाँ से शुरू हुई? मैं हजारों विरोधाभासी परिकल्पनाओं के बीच भटक रहा था, लेकिन मैं किसी एक पर भी सहमत नहीं हो सका। फिर भी मुझे याद आया कि मैं आश्वस्त हो चुका था, हालांकि अब मेरा उत्साह ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन मुझे तुरंत शुरू करने की इच्छा हुई और शांत चिंतन करके समय और साहस नहीं खोना था। उस समय मेरे पास इतना साहस था कि मैं अपना बस्ता अपने कंधों पर बांधकर शुरू हो गया। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि 1 घंटे बाद यह अस्वाभाविक उत्तेजना शांत हो गई, मेरी नसें ढीली पड़ गईं और इस धरती की गहराइयों से मैं फिर से इसकी सतह पर आ गया। ये बिल्कुल बेतुका है, मैंने चिल्लाते हुए कहा, इसमें कोई समझदारी नहीं है। किसी भी समझदार युवक को एक पल के लिए भी इस तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए। ये पूरी बात ही बेमानी है। मेरी रात बहुत खराब गुजरी है, मैं भयावह सपने देख रहा हूँ। लेकिन मैं एल्बे के किनारे किनारे चलता हुआ शहर से गुजरा था। बंदरगाह से गुजरने के बाद मैं अल्टोना रोड पर पहुंच गया था। मुझे एक पूर्वाभास हुआ, जो जल्द ही सच हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में मैंने देखा कि मेरी छोटी सी ग्रुबेन बहादुरी से अपने हल्के कदमों से हैम्बर्ग की ओर लौट रही है। ग्रुबेन, मैंने दूर से चिल्ला कर कहा। वो युवती रुक गई, शायद इसलिए कि उसे सड़क पर अपना नाम पुकारे जाने का डर था। 10 गज आगे जाकर मैं भी उसके साथ आ गया। एक्सल, वह आश्चर्य से बोली, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या इसलिए तुम यहाँ आए हो, सर? लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो ग्रुबेन मेरे मन की बेचैनी और परेशानी को देखे बिना नहीं रह सका। क्या बात है? उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या बात है, ग्रुबेन? कुछ ही मिनटों में मेरी प्यारी विलेंडाइस को मामले की पूरी जानकारी हो गई। कुछ देर तक वह चुप रही। क्या उसका दिल भी मेरी तरह धड़क रहा था? मुझे नहीं पता कि यह क्या था, लेकिन मुझे पता है कि उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं कांप रहा था। हम बिना कुछ बोले 100 गज आगे बढ़ गए। आखिरकार उसने कहा, एक्सल, मेरे प्यारे ग्रुबेन, यह एक शानदार यात्रा होगी। मैं इन शब्दों पर चौंक गया। हाँ, एक्सल, यह एक विद्वान के भतीजे के योग्य यात्रा है। किसी व्यक्ति के लिए किसी महान उद्यम द्वारा प्रतिष्ठित होना अच्छी बात है। क्या, ग्रुबेन, क्या तुम मुझे ऐसे काम से नहीं रोकोगे? नहीं, मेरे प्यारे एक्सल, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक गरीब लड़की तुम्हारे रास्ते में आ जाएगी। क्या ये बिल्कुल सच है? ये सच है। आह, औरतें और जवान लड़कियां, तुम्हारे नारी हृदय कितने अकल्पनीय हैं। जब तुम सबसे डरपोक नहीं होती हो, तो तुम सबसे बहादुर प्राणी होती हो। तुम्हारे कामों में तर्क का कोई लेना देना नहीं है। क्या इस बच्ची ने मुझे ऐसे अभियान में प्रोत्साहित किया? क्या वह खुद इसमें शामिल होने से नहीं डरेगी? और वह मुझे इसके लिए प्रेरित कर रही थी, जिसे वह प्यार करती थी। मैं असमंजस में था और यदि मुझे पूरी सच्चाई बतानी पड़े तो मुझे शर्म भी आ रही थी। ग्रुबेन, हम देखेंगे कि क्या आप कल भी यही बात कहेंगे। कल, प्रिय एक्सल, मैं वही कहूँगा जो मैं आज कहता हूँ। ग्रुबेन और मैं, हाथ में हाथ डाले लेकिन चुपचाप, अपना रास्ता आगे बढ़ा रहे थे। उस दिन की भावनाएं मेरा दिल तोड़ रही थीं। आखिरकार, मैंने सोचा, जुलाई का कैलेंडर अभी बहुत दूर है, और इस बीच कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मेरे चाचा की भूमिगत यात्रा करने की इच्छा को दूर कर देंगी। जब हम कोनिग्सट्रासे के घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां सब कुछ शांत होगा,
मेरे चाचा हमेशा की तरह बिस्तर पर होंगे और माथा पंखों के ब्रश से अपने बालों को अंतिम रूप दे रही होगी। लेकिन मैंने प्रोफेसर की अधीरता पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने पाया कि वह चिल्ला रहा था और दरबानों और संदेशवाहकों की भीड़ के बीच में परेशान हो रहा था, जो गलियारे में अलग अलग तरह के सामान रख रहे थे। हमारी बूढ़ी नौकरानी अपनी बुद्धि के बल पर थी। आओ एक्सल, आओ, तुम दुखी हो, मेरे चाचा ने मुझे जितनी दूर से देखा था, चिल्लाया। तुम्हारे बक्से पैक नहीं हुए हैं और मेरे कागजात व्यवस्थित नहीं हैं। मेरे कालीन बैग की चाबी कहाँ है? और तुमने मेरे गाइटर के साथ क्या किया है? मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आवाज बंद हो गई। मेरे होंठ मुश्किल से ये शब्द बोल पा रहे थे। क्या हम सचमुच जा रहे हैं? बेशक, तुम दुखी लड़के। क्या मैं सपना देख सकता था कि तुम अपनी तैयारियां जल्दी करने के बजाय टहलने निकल जाते? क्या हमें जाना होगा? मैंने डूबती हुई आशाओं के साथ फिर पूछा। हाँ, परसों, सुबह सुबह। मैं और कुछ नहीं सुन सका। मैं शरण लेने के लिए अपने छोटे से कमरे में भाग गया। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। मेरे चाचा सुबह से ही इस हताशा भरे काम के लिए जरूरी औजार और उपकरण खरीदने में लगे थे। रास्ता रस्सी की सीढ़ियाँ, गांठदार रस्सियाँ, मशालें, कुप्पी, हाथापाई के लिए लोहे के औजार, अल्पिनस्टॉक, कुदालियाँ, लोहे की छड़ियों से भरा हुआ था, जो 10 आदमियों को ले जाने के लिए पर्याप्त थे। मैंने एक भयानक रात बिताई। अगली सुबह मुझे जल्दी बुलाया गया। मैंने तय कर लिया था कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं उस मधुर आवाज़ का विरोध कैसे कर सकता था जो हमेशा मेरे कानों को संगीत की तरह सुकून देती थी, जो कह रही थी, मेरे प्यारे एक्सल। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे लगा कि मेरा पीला चेहरा और मेरी लाल और नींद से भरी आंखें ग्रुबेन की सहानुभूति पर काम करेगी और उसका मन बदल देंगी। आह, मेरे प्यारे एक्सल, उसने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम बेहतर हो। एक रात की नींद ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने कहा। मैं शीशे की तरफ दौड़ा। सच तो यह है कि मैं अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर दिख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक्सल, उसने कहा, मैंने अपने अभिभावक से लंबी बातचीत की है। वो एक साहसी दार्शनिक है, बहुत हिम्मत वाला आदमी है, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसका खून तुम्हारी रगों में बहता है। उसने मुझे अपनी योजनाएं, अपनी उम्मीदें और क्यों और कैसे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, ये सब बताया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सफल होगा। मेरे प्यारे एक्सल, विज्ञान के लिए खुद को समर्पित करना एक बड़ी बात है। श्री लिडेनब्रुक को कितना सम्मान मिलेगा और उसके साथी को भी। जब तुम वापस लौटोगे, एक्सल, तुम एक इंसान होगे, उसके बराबर, बोलने और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए स्वतंत्र। और प्यारी लड़की ने ये वाक्य शर्माते हुए ही पूरा किया। उसके शब्दों ने मुझे फिर से तरोताजा कर दिया। फिर भी मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि हमें शुरू करना चाहिए। मैंने ग्रेबेन को प्रोफेसर के अध्ययन कक्ष में खींच लिया। चाचा, क्या ये सच है कि हमें जाना है? तुम्हें संदेह क्यों है? ठीक है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैंने उसे नाराज न करने के लिए कहा, लेकिन मैं पूछता हूँ, जल्दी करने की क्या जरूरत है? समय अपूरणीय तीव्रता से उड़ रहा है। लेकिन अभी तो केवल 16 मई है और जून के अंत तक। क्या तुम अज्ञानता के स्मारक हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ दिनों में आइसलैंड पहुंच जाओगे? अगर तुमने मुझे मूर्ख की तरह नहीं छोड़ा होता तो मैं तुम्हें कोपेनहेगन के दफ्तर, लिफेंडर एंड कंपनी के पास ले जाता, और तब तुम्हें पता चलता कि कोपेनहेगन से रेकजाविक के लिए हर महीने सिर्फ एक यात्रा होती है, वह भी 22 तारीख को। कुआं, ठीक है, अगर हम 22 जून तक इंतजार करते तो हम स्काटारिस की छाया को स्नेफेल्स के गड्ढे को छूते हुए देखने में बहुत देर कर देते। इसलिए हमें अपना रास्ता सुरक्षित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कोपेनहेगन पहुंचना चाहिए। जाओ और अपना सामान बांध लो। इस पर कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने कमरे में चला गया। ग्रुबेन मेरे पीछे पीछे आई। उसने मेरी यात्रा के लिए जरूरी सभी सामान पैक करने का जिम्मा उठाया। वो उतनी ही भावुक थी जितनी कि अगर मैं ल्यूबेक या हेलिगोलैंड की छोटी यात्रा पर निकल रहा होता।
उसके छोटे छोटे हाथ बिना किसी जल्दबाजी के हिल रहे थे। वह धीरे धीरे बात कर रही थी। उसने मुझे हमारे अभियान के लिए समझदारी भरे कारण बताए। वो मुझे खुश कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं उससे नाराज था। कभी कभी मुझे लगा कि मुझे गुस्से में आ जाना चाहिए, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह व्यवस्थित तरीके से अपने रास्ते पर चली गई। आखिरकार आखिरी पट्टा बांध दिया गया, मैं नीचे आ गया। उस दिन दार्शनिक यंत्र बनाने वाले और बिजली मिस्त्री आते जाते रहे। माथा विचलित थी। क्या मास्टर पागल हो गए हैं? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। और क्या वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? मैंने फिर सिर हिलाया। कहाँ जाना है? मैंने अपनी उंगली से नीचे की ओर इशारा किया। नीचे तहखाने में। बूढ़ा नौकर चिल्लाया। नहीं, मैंने कहा, उससे भी नीचे। रात हो गई, लेकिन मुझे समय बीतने का कुछ पता नहीं चला। कल सुबह ठीक 6 बजे मेरे चाचा ने आदेश दिया, हम चलेंगे। 10 बजे मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, एक मृत शरीर की तरह। पूरी रात मुझे भाई ने जकड़ रखा था। मैंने पूरी रात खाई के सपने देखे। मैं प्रलाप का शिकार था। मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर के मांसल हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, घसीटा जा रहा हूँ, नीचे फेंका जा रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ हूँ। मैं अंतरिक्ष में गिरते हुए पिंडों की गति के साथ अथाह खाइयों में गिर गया। मेरा जीवन एक अंतहीन गिरावट बन गया था। मैं 5 बजे टूटी हुई नसों, कांपते और थके हुए के साथ उठा। मैं नीचे आया। मेरे चाचा मेज पर नाश्ता कर रहे थे। मैं उन्हें भय और घृणा से देख रहा था, लेकिन प्रिय ग्रुबेन वहां थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और कुछ भी नहीं खा सका। 5:30 बजे बाहर पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। हमें अल्टोना रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। जल्दी ही वह मेरे चाचा की विविध तैयारियों से भर गई। तुम्हारा बक्सा कहाँ है? वह चिल्लाया। ये तैयार है, मैंने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। तो जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो हम ट्रेन से चूक जाएंगे। अब भाग्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना स्पष्ट रूप से असंभव था। मैं फिर से अपने कमरे में गया और अपना पोर्टमेंटोस नीचे की ओर लपेटते हुए उसके पीछे भागा। उस समय मेरे चाचा गंभीरतापूर्वक ग्रोबेन को सरकार की बागडोर सौंप रहे थे। मेरी सुंदर विरलिंडाइस अपनी आदत के अनुसार शांत और संयमित थी। उसने अपने अभिभावक को चूमा, लेकिन अपने कोमल होठों से मेरे गाल को छूने से आंसू नहीं रोक सकी। ग्रुबेन, मैंने धीरे से कहा, जाओ मेरे प्यारे एक्सल, जाओ। मैं अब तुम्हारी मंगेतर हूँ, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गाड़ी में अपनी जगह ले ली। माथा और वह छोटी लड़की, जो दरवाजे पर खड़ी थी, ने हाथ हिलाकर अंतिम विदाई दी। फिर चालक की सीटी से जागकर घोड़े अल्टोना की सड़क पर सरपट दौड़ पड़े।